तो शिक्षा की नगरी कोटा से आज हमारे बीच में है आरसीएम सर, जिन्होंने काफ़ी बच्चों के भविष्य को, काफ़ी बच्चों की डूबती नैया को पार लगाया है, उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद की है। तो आइए जानते हैं हम आरसीएम सर से उनके जीवन के बारे में। रामचरित मीना से आरसीएम सर तक का सफ़र आपका कैसा रहा सर? मतलब किस तरह से आप इस लाइन में आए? सफ़र शानदार रहा। और लाइन में आने के अलग अलग रीज़न है, क्योंकि कभी कभी इंसान का टारगेट बदल जाता है। हम सोचते हैं क्या हैं और लाइफ में क्या हो जाता है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो चीज़ हम बनना चाहते हैं उस चीज़ को छोड़कर एक नया रास्ता हम पकड़ लेते हैं, और यही हुआ है। तो सर आप बनना क्या चाहते थे? मतलब जब आपने शुरुआत में आप कोटा में आए, या आपने जब एक टारगेट तो फिक्स करा हुआ ना लाइफ में कि यार मुझे ये करना है, तो वो टारगेट क्या था आपका? स्टार्टिंग में सरकारी नौकरी का था, और बीच में फिर मोटिवेशनल स्पीकर का एक अंदर जज्बा जागा, और वहीं से पूरी लाइन फिर चेंज हो गई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर आपका बचपन कैसा रहा? मतलब जैसे अभी तो काफ़ी बच्चों के बचपन आप सुधार रहे हैं, तो आपका खुद का बचपन कैसा रहा? आप शांत प्रवृत्ति के थे, या फिर शरारती प्रवृत्ति के थे, या फिर फोकस थे अपनी लाइफ के लिए? कैसा था आपका बचपन बचपन? शरारती और जिद्दी टाइप का रहा है। मतलब जिस अच्छा, चीज की जिद आप अगर पकड़ ली तो फिर कुछ पकड़ भी गई, अच्छा हो या बुरा, वो जिद होनी चाहिए। वो करना ही है अपने को। बहुत बढ़िया। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, भतीजा है, भतीजी है। और अच्छा, और पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरीका है? मतलब किसान परिवार से हैं या फिर? किसान परिवार से हैं, और बढ़िया अपने यहाँ खेती होती है। अच्छा अच्छा। पूरा जो हमारा एरिया है वो खेती पर निर्भर है। तो जैसे हर पेरेंट का सपना रहता है कि बच्चा एक शिक्षक बने, या फिर एक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाए और उसका करियर सेटल्ड हो। जब आप पढ़ाई छोड़ के इस लाइन में आए, या फिर आपने जॉब की प्रिपरेशन करनी छोड़ी, तो घर वालों का क्या रुख था आपकी तरफ? ये एकदम इस लाइन में नहीं आए। अच्छा अच्छा। जैसे सरकारी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, तो उसी टाइम में पार्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था, और फिर एक टाइम आया कि पूरी तरह इसी में डूब गए। और परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव किससे है आपका? परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव मम्मी से। और पिताजी से? पिताजी से सभी को लगाव रहता है, लेकिन मम्मी से लगाव सभी का एक अलग ही रहता है। तो कैसा है मतलब रिलेशन? एक देखते ही बिल्कुल एक डर वाला माहौल, या फिर दोस्ती वाला है पिताजी के साथ में डर संबंध? वाला माहौल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा अच्छा। तो जॉब के साथ जब आपने प्रिपरेशन करी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जॉब के साथ अलग अलग कंडीशन रहती है। किसी की कंडीशन ये है कि प्रिपरेशन के टाइम हमें जॉब करना आवश्यक होता है, और एक होता है कि हम जॉब पर फोकस करें। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल उसी चीज़ पे फोकस करें, अगर हमें हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमें जॉब करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हमारे टारगेट से भटक जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। वो जो चीज़ हम फोकस करना चाहते हैं वो फोकस नहीं कर पाते, और दो चीज़ों को एक साथ लेकर आप नहीं चल सकते। दो नाव में पाँव एक साथ नहीं रख एक सकते साथ आप। रख सकते। और आपके परिवार में जैसे आपके और भाई बहन हैं, वो सब क्या करते हैं? अभी भाई बहन, भैया खेती करते हैं, और भतीजा भतीजी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सब मतलब किसान परिवार से ही प्रॉपर आप? तो जब शिक्षा क्षेत्र में आए, तो आपको मतलब शुरुआती दौर में किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिसको लगा कि यार ये टफ है? मतलब होता है ना, एकदम से शिक्षक लाइन में आप आए। शिक्षक लाइन में जैसे अपन आए तो अपना टारगेट नहीं था। एक पार्ट टाइम के लिए आए और मौज मस्ती में अपन ने पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले कुछ अपने फ्रेंड्स थे, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब हम पढ़ते पढ़ते आपस में दोस्तों को पढ़ाते थे, तो कुछ उनमें से सफल भी हुए हैं, सरकारी नौकरी में भी आज के टाइम। वहीं से पढ़ाने की फिर शुरुआत हुई, और वहीं से एक जज्बा पैदा हुआ, वहीं से मोटिवेशन मिला। तो अब अपन कुछ एजुकेशन सवाल्स पे आते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? पहले स्टूडेंट का क्या होता था कि जैसे स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई पे फोकस होता था। लेकिन आज के समय स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया है। तो विद्यार्थी इन चीजों से भटक जाता है, बिल्कुल। और उन चीजों पे पूरा फोकस नहीं कर पाते। तो यही है कि विद्यार्थी को अपना सबसे पहले तो अपना टारगेट फिक्स करे, और टारगेट फिक्स करने के बाद उसके लिए मेहनत करें। वरना जिंदगी में क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि जब घर वाले किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो विद्यार्थी के लिए वो 8-10 हज़ार रुपये महीने के भेजते भी है, लेकिन विद्यार्थी उस टाइम पढ़ाई नहीं करता।
और 2 या 3 साल निकलने के बाद ऐसी कंडीशन आती है कि पढ़ाई करने के लिए वही स्टूडेंट जिनके घर वालों ने 8-10 हज़ार रुपए उनको दिए महीने के, उस टाइम उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, और आने वाले समय में 2 साल 3 साल निकलने के बाद उनकी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि वो पढ़ाई करने के लिए 7-8 हज़ार की जॉब करते हैं। बिल्कुल सही। तो यहीं से विद्यार्थी की लाइफ बदल जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी पढ़ाई हो जाए। लेकिन जब उनको टाइम मिलता है उस टाइम उन्होंने पढ़ाई नहीं की और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो गुरुजी, एक उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। जैसे एक एज के बाद तो इंसान को समझ में आ जाता है कि यार मुझे इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे दोस्ती यारी में टाइम वेस्ट नहीं करना, या मुझे किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन एक उम्र में जब बच्चा आता है तो उसको इतनी समझ नहीं होती है। ये सफलता का जो टाइम पीरियड है एज का, ये एक ऐसा होता है कि इसी टाइम पर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है और इसी टाइम पर बहुत सारी हमारी भावनाएं जागृत होती है और Distraction आत्मा आ हमारी जाती इधर उधर भटकने का प्रयास करती है। तो एक ऐसा बच्चा, मतलब उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या दिमाग में ऐसा रहे कि वो फोकस्ड रहे कि उसको पढ़ाई करनी है, वो उसके दिमाग में क्या रहना चाहिए? एक बिल्कुल एक लक्ष्य, मतलब एक बात रहे जिसको ध्यान रखते, अगर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो वापस फोकस्ड हो जाए वापस। फोकस का यही है कि आज के समय जो बहुत गलत वातावरण है, इससे बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही बात। कहीं भी किसी भी सिटी की हम बात करेंगे, एक विद्यार्थी जब गांव से सिटी में आता है तो उसका टारगेट कुछ अलग होता है, लेकिन सिटी में आने के बाद जिस टारगेट के लिए वो आया है, जिस काम को करने के लिए यहाँ पर आया है, वो टारगेट तो साइड में हो जाता है और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल तो सही। इन चीजों को विद्यार्थियों को अपनी कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक गरीब विद्यार्थी सिटी में पढ़ाई के लिए आता है और उसकी संगति ऐसे विद्यार्थी ऐसे दोस्तों में हो जाती है जो पैसे वाले हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थी अपनी घर की स्थिति भूल जाता है बिल्कुल सही है। और फिर मामला जिंदगी का खराब ही होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों से यही कहना है कि आपसे बेहतर आपकी कंडीशन को कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही। आपको लाइफ में करना का क्या है, आप किस जगह से आए हो और आपके माँ बाप का सपना क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस सपने को आप ना भूलें और जो वातावरण में हम ढल सकते हैं, लेकिन बचाव सबसे बड़ा काम है। आपको बचना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया पूरी चीजें ऐसा माहौल बन चुका है कि बचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। ये चीजें राजनीति के बारे में क्या विचार है आपका? राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या विचार है, मतलब राजनीति अभी जो चल रही है भारत में? अभी भारत में जो राजनीति है वो गंदी प्रवृत्ति की राजनीति है। पहले जो राजनीति होती थी एक साफ सुथरी राजनीति होती थी, और आज के टाइम राजनीति को आप देखेंगे कि दिखावा कुछ होता है और हकीकत कुछ होती है। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का बड़ा वो है, सोशल मीडिया पे जो नेता हैं वो अपनी इमेज कुछ अलग दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके काम को अगर देखा जाए तो उनका काम कुछ अलग ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा हमारे देश में बदलाव लाने की आवश्यकता है और ये बदलाव जरूरी आने वाले समय के लिए। तो अभी का जो यूथ है उसको राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मतलब वो उनके लिए कारगर है या फिर सिर्फ वो अपनी जवानी खराब कर रहे हैं रैलियों में जाके? इस चीज के दोनों ही पहलू हैं। ठीक है। कि इसमें जिंदगी हमारी खराब भी हो सकती है और लाइफ में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके हाड़ोती के अगर हम उठा के देखें तो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं ये अपनी कॉलेज लाइफ में कहीं ना कहीं राजनीति में रहे और आज बड़े से बड़े पद पर है। कोई सा भी नेता आप यहाँ पर कोटा में उठा के देखेंगे तो इस चीज का आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टूडेंट लाइफ में वो राजनीति में रहे और अपनी जिंदगी में आज आगे बढ़े और कोटा में बड़ा नाम है। बिल्कुल सही है। जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा अलग अलग, लेकिन ये सत्य है कि कुछ विद्यार्थी इसमें पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद भी करते। तो आपके हिसाब से एक आइडल लीडर कैसा होना चाहिए? मतलब आइडल लीडर जो है वो एक ईमानदार और गरीबों का साथ देने वाला हो। आज के टाइम जितने भी लीडर हैं वो जाति पर आधारित बात करते हैं। बिल्कुल सही। और ये जाति पर आधारित बात जब तक चलेगी तब तक हम समानता नहीं ला सकते। इन चीजों को हमें अभी भी हमारे देश को आजाद हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन छुआछूत इनको अभी हम नहीं निपटा पाए। तो हमें समानता लाने के लिए जातिवाद से निकलना पड़ेगा। और युवाओं के जीवन पर मतलब राजनीति का क्या असर पड़ रहा है? जैसे अभी जो यंग जनरेशन है उनके हिसाब से जो राजनीति होगी पूरी धार्मिक जातिगत इस तरीके की हो गई है। अब अभी जो हमारी राजनीति की जो भारत में अगर हम बात करें तो धर्म पर ज्यादा है। बिल्कुल।
कि हम नेता कोई पद तो लेना चाहते हैं भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान के जैसा हम कोई काम नहीं करते, और इसका इफेक्ट युवाओं में है। जैसे युवाओं को कभी कभी क्या होता है, राजनीति का ऐसा वो लग जाता है कि वो अपने जो चीजें उनको भूल कर रैलियों में जाना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका कोई मकसद टारगेट नहीं होता। अगर आपका मकसद कोई बड़ा नेता बनना है तो फिर आप वहीं पर फोकस करें, लेकिन दोनों चीजों को आप लेकर एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही बात। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में जब आपको लगा हो कि यार सब खत्म हो गया, मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है जब इंसान टूट जाता है, फिर वो वहां से वापस उसकी नई शुरुआत होती है, तो ऐसा कोई मोमेंट अगर आपकी लाइफ में हो तो? मतलब इतनी गहराई से कभी जिंदगी में टेंशन ली नहीं, और कोई भी असफलता अपनी जिंदगी में आई है तो ये सोच के आगे बढ़े कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, इसको भूल कर। ये रहा है जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो खास दोस्त आपका कौन है, बिल्कुल जो जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो? दोस्ती का ऐसा है, मैंने जिंदगी में दोस्ती का जो अनुभव देखा है, दोस्ती हर टाइम टू टाइम पे अलग अलग हो रही है। आवश्यकताओं के अनुसार बदलती आवश्यकताओं के रहे, अनुसार दोस्ती बदल जाती है, तो वो बदलती रही है। बदलती रही है। कोई भी ऐसा कोई खास दोस्त नहीं है जिससे हम दिल की बात शेयर कर सकें? दिल की बात शेयर करने वाले भी रहे हैं लाइफ में, पर जिंदगी में समय के साथ बदलाव आता रहा है दोस्ती में। तो अभी कुछ ऐसे जो अभी 18-19 साल के लड़के रहते हैं, उनकी जिंदगी में दोस्ती सबसे बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप इतने दिवालियां देखने के बाद में? भाई ये चीजें हैं, दोस्ती में आप अपनी जिंदगी को खराब ना करें। बिल्कुल और ये आप अपने एक्सपीरियंस से उठा के देख सकते हो कि कभी हमें जब जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि दोस्ती बेकार है, दोस्ती वो है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत पे जितना हम दोस्ती में डूबते हैं वो चीजें काम नहीं आती। मैंने चीजें देखी है, एक्सपीरियंस लिया है इन चीजों का। और आज के टाइम अगर आप बात करो, कोई सिटी ऐसी होगी जहां मेरे दोस्त सरकारी नौकरी नहीं करते हो, बिल्कुल लेकिन अगर आज अभी आप सहायता की बात उठाने लगे जाए तो मामला गंभीर हो जाए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो गुरुजी, यहाँ तक की जर्नी तो हो गई आपकी, आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कोटा में लोग आपको जानते हैं, नाम भी है, इज्जत भी है, सब कुछ, और बच्चे प्यार भी आपको बहुत करते हैं। बट अब आगे आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में, क्या करना है मतलब? आगे वही है कि जिंदगी में अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, और अपना जो टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है, आज का हमारा यूथ भटका हुआ है, बिल्कुल इसको एक सही लाइन दिखाना मेन टारगेट रहता है हमेशा। और जब भी कोई भी यूथ से मेरी बात होती है और वो गांव से निकलकर शहर में आते हैं, तो मैं हमेशा, विद्यार्थी को डर भी रहता है कि हमेशा एक ही बात बोलते हैं, टारगेट बनाओ, फोकस करो, पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं रखा जिंदगी में। बिल्कुल तो यही कहना चाहूंगा कि अपना विद्यार्थियों को अपना टारगेट बना के जिंदगी में आगे बढ़े, और जब एक मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में एक सुकून रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एज ए टीचर आपका लक्ष्य क्या रहता है, मतलब बच्चे को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना या फिर उसकी ओवरऑल ग्रोथ करना, कि उसको सही गलत भी समझाना? एज ए टीचर आप किस तरह से मतलब बच्चों को हैंडल करते हैं? अपनी जो क्लास रहती है वो ओवरऑल चलती है, बिल्कुल उसमें आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें भी रहेगी, और कहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है, किन चीजों में आपको नहीं डूबना है, ये पढ़ाई के साथ साथ पूरी चीजें चलती है। कहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं कि जिंदगी में बहुत सारे विद्यार्थी इस मोमेंट पर पहुंचकर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं। उन कहानियों के द्वारा विद्यार्थियों को उन चीजों से निकालने का प्रयास करते हैं, ताकि जो गलती कभी किसी विद्यार्थी ने की है, दोबारा किसी के द्वारा वो गलती ना हो। बिल्कुल सही बात। हार्ड वर्क और लक क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर दोनों, मतलब किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? जैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल लेकिन जब तक समय, किस्मत और मेहनत, तीनों चीजों का संगम नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 1 साल 12 महीने की तैयारी करने के बाद उस साल में जितने भी एग्जाम हुए, 4-5, हर एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो मेहनत के साथ साथ हमारा समय भी अच्छा होना चाहिए, और हमारी किस्मत, जब तीनों चीजों का संगम होगा तब हमें सफलता मिलेगी। कोई, जैसे आपने तो लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा अपने जीवन में, कोई ऐसा स्टूडेंट जो
दिमाग में याद हो अभी तक कि यार एक ऐसा स्टूडेंट होता है ना जो अपना फेवरेट होता है, या फिर वो मस्तीखोर मान लो, उसको कुछ ही मान लो, एक स्टूडेंट ऐसा हो कि यार याद हो बिल्कुल अभी? एक स्टूडेंट थे अपने, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था 2018 ठीक है। 17 की बात है। अब उन्होंने पहली बार तैयारी स्टार्ट की थी और सफलताओं की उन्होंने लाइन लगा दी थी, क्या 1 साल की तैयारी। क्या बात। और उनसे जैसा हमने बोला कि ऐसा करना है, वो मेहनत किए और मेहनत करने के बाद उस साल के अंदर उन्होंने अपने 5 सिलेक्शन दिए। तो अभी क्या कर रहे हैं वो स्टूडेंट आपके? अभी जॉब कर रहे हैं सर। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं गुरुजी, वो मतलब सक्सेस को एक बहाना मार के और धोखा देते हैं कि यार इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। कुछ बहाने मारते हैं कि यार ये हो जाता तो ऐसा कर देता, वो तो वहाँ पे मेरे हो गया था। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि मतलब उनको क्या बोलना चाहेंगे आप बहानेबाजों को? बहाना बनाना मतलब खुद को बर्बाद करना है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज आप गौर कीजिएगा, वास्तविकता में अगर देखा जाए, अगर जिंदगी में हम सफल हो जाते हैं तो फिर लोगों को हमारी बुराइयां नजर नहीं आएगी। और आज हम कितने ही बेहतरीन काम कर लें, लेकिन अगर जिंदगी में हमें सफलता नहीं मिलती है तो लोगों को फिर हमारी अच्छाइयां नजर नहीं आएगी, लोगों को हमारी बुराइयां नजर आएगी। और लोगों को, या जैसे कोई भी हमारा परिवार है, आस पास हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं या हमसे जलन रखते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका है, जिंदगी में हमें सफल होना है। और बिल्कुल सही। सफलता पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज का विद्यार्थी अपने आप को टाइम नहीं देता। जिस दिन से हम खुद को टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वो कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल सही। तो फैसलों का भी जिंदगी में एक बड़ा अहम वो होता है। बिल्कुल सही। आपको सफलता, कभी कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है जो हम बिल्कुल हमारे टारगेट के करीब होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसे हम बदल देते हैं, वहीं से हमारी लाइफ बदल जाती है। तो ये आपके हिसाब से सफलता की क्या परिभाषा होना चाहिए? जैसे किसी के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदना सफलता है, किसी के लिए कहीं घूमने जाना सफलता है, किसी के लिए पैसा सफलता है। आपके हिसाब से सफलता की सही परिभाषा क्या है? सफलता की सही परिभाषा है अपनी लाइफ में सुकून। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर लाइफ में सुकून नहीं है, सफलता का हर व्यक्ति का जो है वो अलग स्टेज होता है, अलग तरीके से आदमी, और ये जो सफलता की भूख हो रहती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। एक लेवल को हासिल करने के बाद फिर आपका टारगेट बदल जाएगा, यार इससे बेहतर बेहतर की तलाश में इंसान रहता है। तो किसी भी काम को हम करें, असली सफलता वो है जब आपकी जिंदगी, आपके परिवार में सुकून रहे। अगर सुकून नहीं है तो हर सफलता बेकार है। बिल्कुल सही। आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया, हजारों का जीवन भी संवारा। आपके जीवन में कौन ऐसा शिक्षक रहा जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, या फिर जिसकी वजह से आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हो और आपका जीवन परिवर्तित होने में उसका बहुत बड़ा योगदान हो? हमारे एक, जब हॉस्टल में हम रहते थे, सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय, वहां पर जितेंद्र पाठक सर थे अच्छा। और बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे। आप मोटिवेशनल देखो, सिंगिंग देखो, हर चीज में। और उनकी मतलब याददाश्त पावर ऐसी थी कि अगर किसी व्यक्ति से एक बार वो मिल ले, नाम गांव सब याद रहता था। उनसे लाइफ में बहुत कुछ, हम वहां से, उस हॉस्टल से जिंदगी में बहुत कुछ मैंने सीखा है। हमारे भी ऐसे शिक्षक थे, आर्यभट्ट संस्थान, आपने नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल। एक तो बच्चे का नामकरण होता है उसके पैदा होने पे जो उसके माँ बाप करते हैं, और दूसरा अगर जीवन में कोई नामकरण करता है तो आर्यभट्ट वाले सर। बिल्कुल वहाँ पे हर बच्चे का नाम उनको याद रहता है, और उसकी क्या स्थिति हो, पढ़ाई में कैसा था, उनको जीवन भर याद रहता है। और उनके पास मेरे ख्याल से कोई ना कोई जवान लेने की बूटी है। नहीं वो नहीं, ये एक अध्यापक के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, बिल्कुल। ये जरूरी है। आपके पिताजी का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव रहा? मतलब उनसे क्या सीखने को मिला और किस तरीके से उनका प्रभाव रहा आपके जीवन पर? पिताजी की जो लाइफ है बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही है, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, जो मेहनत की है, वो काबिल तारीफ है, उसको अपन बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जो चीज़ें, जो गरीबी देखी है, और उस गरीबी से निकलकर आज जिस स्थिति पे हैं, बढ़िया स्थिति है। और उस गरीबी से निकलकर
आज जिस स्थिति पे हैं, बढ़िया स्थिति। तो राजनीति गुरुजी चल रही है वो धार्मिक आधार पे तो चल ही रही है, लेकिन उसका प्रभाव अब निचले स्तर पे देखना चाह रहा है। जैसे दो बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, उनमें जातिगत विविधता देखी जाती है बिल्कुल कि वो जातिगत आधार पे भी एक दूसरे से मतभेद है, हालांकि उनका कोई आपस में लिंक नहीं है, वो एक दूसरे को जाने नहीं, बट एक जातिगत विविधता उनमें बैठ जाती है। कोई जनरल का है, कोई ओबीसी का, एसटी एससी है, ये तो डिवाइडेशन हो गया। लेकिन अगर ओबीसी में भी वो दो अलग अलग कास्ट है तो उसमें उसमें भी विविधता होगी। तो इस जो एक ये रूपरेखा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो इस चीज को समझें कि इसमें कोई तंत्र नहीं है, ये राजनीतिक एक मुद्दा है जो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल रोटियां सेकने का ही काम है, क्योंकि आपने देखा होगा एक हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में एक बात की जाती है हिंदू राष्ट्र की। और जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो ये बात की जाती है कि सभी एक धर्म का हम पालन करें। सही बात। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, आज भी बहुत सारे गांव आप ऐसे देखेंगे कि जो गरीब होता है उसको शादी के टाइम जो बंदोरी निकलती है, वहां पर भी आप देख सकते हैं ये विभिन्नता अभी भी देखने को बिल्कुल मिलेगी। देखी जाती है। ये भी अभी उनका अधिकार नहीं मिला हुआ। तो एक तरफ तो हम सभी को एक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं, और जब हमारे समाज की बात आती है वहीं हमें भिन्नता नजर आ जाती है। तो इन चीजों से निकलना, और आने वाले समय में हमें, जैसे बहुत सारी जातियों में रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन आने वाले समय में गरीबी के आधार पर भी हमें उत्थान करना पड़ेगा, तब जाके समाज में एकता और समानता आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि समाज में एकता और समानता आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर को मानते हैं, भगवान पे विश्वास है आपका? हाँ बिल्कुल, भगवान को। कोई ऐसा किस्सा जब आपको लगा हो कि यार भगवान है? भगवान है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भगवान राम को मानता हूँ, और बहुत सारे काम है जो उनके नाम से मैंने जिंदगी में देखे हैं। कुछ बदलाव तो होता है बदलाव। बिल्कुल। मैंने जिंदगी में देखे हैं, कुछ बदलाव तो होता है बदलाव। बिल्कुल। शिक्षा देने के अलावा आपका और क्या शौक है? शिक्षा के साथ साथ वो भी, हर चीज शिक्षा से जुड़ी हुई है। एक राजनीति में भी अपना इंटरेस्ट है, और राजनीति में और लोगों को जगाने में भी अपन अलग अलग एक्टिविटी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और जो हमारा युवा है, युवाओं को बदलने का भी हम प्रयास करते हैं। उसके लिए काफी युवाओं को जोड़ने का भी प्रयास किया है। लेकिन आज के टाइम युवा को बदलना या किसी विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना बहुत टेढ़ा काम है। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम एक तो हमारा युवा नशे में खोता जा रहा है, और इस युवा पीढ़ी को नशा से बचाने के लिए समाज को और पेरेंट्स को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज के टाइम अगर हम देखें, 9th-10th क्लास का बच्चा वो नशे प्रवृत्ति का होता जा रहा है। तो समाज को बचाने के लिए इस पे काम करना होगा। कर रहे हैं आप? किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? मतलब हमने सुना आपको शायरी का भी काफ़ी शौक है, शायरी आप क्लासेस में आपकी काफ़ी मशहूर हैं। शायरी का शौक, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शौक लगता है। जब हम दिल्ली IES की तैयारी करते थे तो वहाँ एक सर थे, वहाँ से चस्का लगा है शायरी का। वो तो क्लास में एक अक्सर आध शायरी हो जाए बच्चों के लिए। शायरी, वही सर की एक शायरी है, वो कहते हैं कि किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए, बिल्कुल। दोस्त वो न बनाओ जो दूर हो जाए, मोहब्बत ना करना जिंदगी में, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि हर कोई मोहब्बत करने को मजबूर हो जाए। मतलब हमें जिंदगी में ऐसा काम करना पड़ेगा कि हर आदमी हमारी तारीफ करे। बिल्कुल। और इसके लिए बहुत सारी, हर आदमी की सफलता का अलग अलग फील्ड हो सकता है, और कई विद्यार्थी ऐसे देखे भी हैं जो अलग अलग फील्ड में सफलता उन्होंने हासिल की। तो मोहब्बत का जिक्र हुआ है, तो कुछ को तो मोहब्बत मुकम्मल हो रही है, बट कुछ लड़के समझ नहीं पा रहे कि ये मोहब्बत है या फिर समय की बर्बादी है। बहुत हद तक यूथ आज का बर्बाद है। कई सुसाइड कर रहे हैं, कई कुछ गलत स्टेप उठा रहे हैं, कई घर छोड़ के चल जा रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? कि देखो, कोई भी चीज हमारी जिंदगी में अगर खत्म होती है तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल।
तो यूथ को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भावनाओं के साथ आपके परिवार की बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, बिल्कुल और किसी एक इंसान के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को हम दुखी कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें यूथ को समझना चाहिए कि ऐसा काम कतई ना करें। अपनी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और ज़िंदगी में बदलाव आप कभी भी ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जवानी कैसी थी गुरुजी आपकी? कॉलेज का टाइम था। कॉलेज का टाइम ऐसा था जिसमें हमने कभी सोचा नहीं। कॉलेज का टाइम यूँ निकला पता ही नहीं चला। एक मौज मस्ती भरा टाइम रहा है, और उस टाइम पीरियड में टारगेट नहीं था फिक्स। और आज के टाइम विद्यार्थियों को कॉलेज लाइफ जीने के साथ साथ अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए। तो गुरुजी आजकल देखा जा रहा है कि स्ट्रेस बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम जिस एज में थे तो हमारे पे तो बिल्कुल स्ट्रेस था ही नहीं। हम स्कूल का बैग पटकते थे, भगते थे, शाम को आते थे, खाते पीते थे और सो जाते थे। होमवर्क करा तो करा। और आज भी मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई 1% भी स्ट्रेस नहीं है। अभी भी मेरे को उन्होंने फ्री छोड़ रखा है कि तेरे को जो करना है कर, ये लाइफ तेरी है। बट अभी जो देखा जा रहा है, 5-5 साल के बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, उनको पैदा होते ही ठूस दिया जा रहा है कि भाई भेड़ चाल में चलो। तो आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि उनको बच्चे के प्रति क्या व्यवहार रखना चाहिए आज की दुनिया में? आज का जो बच्चा है वो पहले की बच्चे की प्रवृत्ति से बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल पहले क्या होता था, बच्चा जब छोटा बच्चा होता था तो बचपन को निकालने की अलग अलग चीजें थी। आज के टाइम बच्चा जब छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट नहीं करता, उसकी लाइफ को हम डाल देते हैं मोबाइल के अंदर, और वो मोबाइल मतलब बच्चे की एक आत्मा बन जाता है। और बाद में यही पेरेंट्स सोचते हैं कि मोबाइल से बच्चा दूर रहे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की पेरेंट्स की, नए पेरेंट्स की बात करें, बच्चों को हर चीज में हम, बच्चा अगर रोता भी है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। इन चीजों का इफेक्ट पड़ता आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें आज के टाइम हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन का सिस्टम है। तो बचपन में बच्चों को चश्मा लग रहा है, खान पीन हमारा बदल चुका है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले जो खान पीन होता था, एक मोटा खाना पीना होता था, और आज के टाइम हमारा खान पीन इतना बदल गया कि आप देखो इतनी बीमारियां, तो उन बीमारियों से बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, और अपने बच्चों को जिस राह पर हम चलाएंगे उस राह पर वो चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में पहले हम उनको अलग माहौल दें और बाद में फिर माहौल बदलने का अगर प्रयास करेंगे तो स्ट्रेस पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है कि शुरू से तो आपने उसको पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं। नहीं दिया, एकदम से 10th क्लियर करते 11th में आपने उसको आईआईटी की भीड़ में घुसा दिया। फिर वो उसको बच्चा क्रैक कर स्ट्रेस, नहीं पा रहा है और वो परेशान हो रहा है। बिल्कुल फिर बच्चा स्ट्रेस लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी टाइम देखते भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आते भी हैं, कभी ये तैयारी कर लें, कभी वो कर लें। बहुत सारे बच्चों का टारगेट फिक्स नहीं होता, तो हमें बच्चे को हमें ऑप्शन देने पड़ेंगे। ऑप्शन थोपना नहीं है, लेकिन ऑप्शन हम बता सकते हैं, और ऑप्शन देंगे तब जाके बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो एक जैसे बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, उसकी स्थिति ठीक है, तो वो किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करे कि वो क्रैक कर सके एग्जाम को? उसका कितने घंटे उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसको करना है, उसका एक शेड्यूल क्या होना चाहिए? एक बच्चे का जो, सबसे पहले तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल कोई बच्चा ऐसा होता है जो 8 घंटे पढ़ के भी एग्जाम पास नहीं कर पाता, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 या 3 घंटे पढ़कर एग्जाम निकाल लेते हैं। जैसे कहते हैं कि ये टाइम पढ़ने का बेहतरीन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कहाँ पा सकता है, आप किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं? अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, बीएसटीसी, इन सभी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। सभी के आपको अलग अलग बैच हमारे यहाँ मिलेंगे, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अमर पंजाबी ढाबे के पास केशवपुरा कैरियर बिल कोचिंग है हमारी, वहाँ पर आके कोई भी विद्यार्थी आकर मेरे से मिल सकते हैं। और
एक टारगेट बनाकर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे आरसीएम सर, रीजनिंग गुरु, और कोटा में इनका काफ़ी अच्छा काम है। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप केशवपुरा सर्किल के पास में करियर विल नाम से इनका संस्थान है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन आपको तैयारी कराई जाएगी। तो सर बहुत बढ़िया लगा